हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम आनंद। फिर से आज के एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में अभी तक मैंने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वो फिनिश कर दिया है। आज अपन मूव करने वाले अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले जल्दी से कमेंट में अपने हालचाल बता दो, क्या हालचाल आप लोगों के, कैसे क्या चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आप लोगों के फर्स्ट टेस्ट आने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर हमारे फर्स्ट टेस्ट में ये चैप्टर आ रहा है, वो चैप्टर आ रहा है। अब देखो, क्योंकि सबके स्कूल्स में अलग अलग चैप्टर आ रहे हैं अभी, और मैं आपको एक बात और भी बोलना चाहूँगा। अपना जो फर्स्ट टेस्ट होता है 10 मार्क्स का होता है, सबके यही होता होगा, बता देना अगर किसी के कुछ अलग होता है तो। अब फर्स्ट टेस्ट में देखो सबके अलग अलग चैप्टर्स आ रहे हैं पहली बात तो, और एक साथ इतने चैप्टर करवा पाना संभव नहीं है। अगर मैं करवा भी देता हूँ तो अपने वो क्वालिटी निकल के नहीं आएगी जो अभी तक अपन इस चैनल पे मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी अपन हर चीज़ डिटेल में कर रहे हैं। मैंने आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवाया अभी, और आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। अगर मैं बात करूँ अपना मेजर फोकस किस पे होना चाहिए, तो देखो सबसे पहली बात तो अपना मेजर फोकस है हाफ ईयरली पे। आपके हाफ ईयरली तक मेरे को आपके 10 से 11 चैप्टर कंप्लीट करवाने ही करवाने हैं। एक और बात, उसके बाद भी जो अपना अगला फोकस होगा वो होगा ईयरली पेपर पे। अपने ईयरली पेपर के पहले पहले अपने को हर एक चैप्टर अच्छे से डिटेल में समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ताकि आने वाले समय अपने को कोई भी दिक्कत ना हो। जब अपन हाफ ईयरली और ईयरली का पेपर देखें तो अपने को ऐसा ही नहीं लगे कि कोई चीज़ नहीं है या हमने ये पढ़ी नहीं है, और ऐसा नहीं चाहता मैं। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि जब हाफ ईयरली और ईयरली का पेपर देने अपन बैठे तब अपने सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। तो अब छोटी छोटी, वैसे तो फर्स्ट टेस्ट भी इंपॉर्टेंट ही है, तो अभी आप अपनी तरफ से मेहनत करो। कोई अगर डाउट है किसी टॉपिक में तो आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो, पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस कर दूंगा, पर एक साथ कंप्लीट चैप्टर करवा पाना पॉसिबल नहीं है। वो एकदम अपने धीरे धीरे चलेगा और आपको चिंता नहीं करनी है। वो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे को किस तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो अभी तक अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था, अब अपन चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करने जा रहे हैं। एक और बात, जिन भी बच्चों के पास अभी तक मेरे नंबर नहीं है वो सेव कर लेना, 8302898893। इन पे मेरे को मैसेज करो, और आपको किसी भी तरह के PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, 8302898893। तो ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे कमेंट में अपने जो भी डाउट हो, जो भी बातें आपको बोलनी है वो आप कमेंट में बोल सकते हो, बाकी आप हमारे से इससे जुड़ सकते हो। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का, साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 2। नाम है उसका अम्ल, क्षार और लवण। अब सुनना, देखो बात ध्यान से। अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करें अम्ल, क्षार और लवण। तो जैसा कि मेरा पढ़ाने का फॉर्मेट रहता है, सबसे पहले अपने को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो अपने को पता होना चाहिए। कई बार बच्चा चैप्टर स्टार्ट कर देता है, आधा चैप्टर भी कर लेता है, पर उसको यही नहीं पता इसमें कौन कौन से टॉपिक है। जैसे आप लोगों को बता देता हूँ, जब अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो अपन ने देखा था सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर अपन ने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखा था। फिर अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, जिसमें अपन ने नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, विस्थापन, फिर द्विविस्थापन, फिर रेडॉक्स, और उसमें अपन ने ऊष्मा के आधार पर 2 प्रकार की, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी, और सबसे लास्ट में अपन ने 2 टॉपिक पढ़े थे जो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण थे। कौन कौन से? एक तो था संक्षारण और एक थी विकृत गंधिता। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर, और उसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है वो अपन देखने वाले हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण, पहले तो इन तीनों शब्दों को अपन समझ लेते हैं, ये अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। फिर अपन चलेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। इसमें अपन नंबर 1 डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक, कि जब भी आप लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में एंटर होंगे तो आपको कौन कौन से अम्ल और क्षार देखने को मिलेंगे, और किस किस प्रकार के अपने को अम्ल देखने को मिल सकते हैं। अपन अम्लों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रबलता के आधार पर 2 प्रकार के अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। सामर्थ्य के आधार पर या प्रबलता के आधार पर 2, और स्रोत के आधार पर 2, कार्बनिक और अकार्बनिक, और तनुता के आधार पर या सांद्रता के आधार पर 2 प्रकार के, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। ये अपन पढ़ने वाले हैं। सेकंड अपन पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु अपन लोग जानते ही हैं, ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु, 3 प्रकार से तत्वों को अपन ने वर्गीकृत किया है। तो धातु अम्ल और क्षारक के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, मतलब कि जब धातु अम्ल के कांटेक्ट में आता है तो कैसे अभिक्रिया करेगा, और धातु जब क्षार के कांटेक्ट में आता है तब कैसे अभिक्रिया करेगा। अगली बात, धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। अगला अपन पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, कि अम्ल और क्षार आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। जब हम अम्ल और क्षार को लेके आते हैं तो क्या वो रिएक्शन करते हैं या नहीं करते, क्या होता है वो अपन समझेंगे। फिर अपन समझेंगे
अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। एक चीज नोटिस करना, अम्ल के साथ कौन से ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहे हैं? धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु के ऑक्साइड। क्षार के साथ कौन अभिक्रिया कर रहे हैं? अधात्विक ऑक्साइड मतलब अधातु के ऑक्साइड। ठीक है, एक और बात बता देता हूं, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। याद रखने का तरीका सुनना मेरे बच्चों, ध्यान देना, इधर सारे बच्चे इधर ही देखेंगे, देखो सुनना ध्यान से, इधर उधर अपने को ध्यान नहीं भटकाना है अपना, पहले अपने को चीजें समझनी है। तो एक ट्रिक सिखा रहा हूं, छोटी सी टेक्निक। अधात्विक में पहला शब्द क्या है? तो अधात्विक किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। याद रह जाएगा? अरे याद रह जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जो हमको ऑफलाइन ऑनलाइन देख रहे हैं, सब लोगों को सुनना है। अधात्विक में आगे क्या लिखा है? अ लिखा है। तो याद करने का तरीका, अधात्विक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पर इनमें भी कुछ अपवाद है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। सामान्यतः तो अपन क्या बोल देंगे? सामान्यतः अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः मतलब जनरली ऐसा होता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसे धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। ये बात अपने को दिमाग में रखनी है। ठीक है, आगे सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं? सारे अम्लों में और सारे क्षारकों में क्या समानताएं हैं? क्या चीज कॉमन है उनमें? आगे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है कि जब हम अम्ल या क्षार को किस में डाल देते हैं? जल में डाल देते हैं। मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें पानी था, अम्ल को फेंक दिया उसके अंदर, एक बार क्षार को फेंक दिया और फिर देखा मैंने क्या होता है। ठीक है, आगे अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? और इसमें अपन पढ़ेंगे, अपने को अगर अम्ल या क्षार की प्रबलता निकालनी है तो अपने को स्केल यूज में लेनी पड़ेगी, नाम है उसका पीएच स्केल। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। फिर इसमें अपने को कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है, इसके बारे में पता लगाएंगे। फिर हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या है, उसके बाद में पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय, पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय। और बाद में हम पढ़ेंगे पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पशु और पौधे किस प्रकार से रसायन उत्पन्न करके अपनी आत्मरक्षा करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लवण के संबंध में अधिक जानकारी, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम ही यही है, अम्ल क्षार और लवण। तो फिर अपन पढ़ेंगे लवण के संबंध में अधिक जानकारी। इसमें अपन पढ़ेंगे लवण का परिवार, किस किस प्रकार के लवण हो सकते हैं, फिर लवणों के पीएच के बारे में पता लगाएंगे। फिर साधारण नमक से रसायन, कौन कौन से अपन रसायन बना सकते हैं साधारण नमक से, जिसमें अपन एक पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन चारों की अपन बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे कि इन चारों को अपन किस प्रक्रिया द्वारा बना सकते हैं, इनके क्या क्या उपयोग है, ये कहाँ कहाँ काम में आते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड, देखो यहाँ पे फॉर्मूला याद कराता हूँ, ध्यान रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, याद रहेगी बात। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2। आगे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। और धोने का सोडा, जिसको कि अपन वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा या धोने के सोडे का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। और चौथा, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है। तो ये सारे टॉपिक्स अपन 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये अपना पैटर्न रहने वाला है। तो एक बार इन टॉपिक्स को आप देख सकते हो। ये फॉर्मूले आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिए, जो कि दिमाग में होनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, फिर अपना बेकिंग सोडा NaHCO3, फिर अपना धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स अपने को 1 बाय 1 पढ़ने हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। पहले अपन अम्ल और क्षारक के बारे में नॉलेज लेते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन अपना चैप्टर। तो आप लोगों को वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, अच्छे से सुनाई दे रही है, तो बता दो कमेंट के अंदर। और अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अब अपना आज का फर्स्ट टॉपिक, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। तो सारे बच्चे इधर फोकस करेंगे। अपना जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी तक अपन ने समझा था इस चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ने हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। तो सबसे पहले अपन अम्ल का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में क्षार का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो अम्ल का वर्गीकरण, तो देखो अम्ल को अपन ने 3 प्रकार से बांटा है। किस किस के आधार पर? पहला बांटा है मैंने सामर्थ्य के आधार पर। सामर्थ्य मतलब उसके स्ट्रेंथ के आधार पर कि अम्ल कुछ होते हैं प्रबल अम्ल, कुछ होते हैं दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर स्रोत के आधार पर 2 प्रकार के, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। फिर सांद्रता के आधार पर भी 2 प्रकार के अम्ल, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल।
तो ये अपना अम्ल का प्रकार रहने वाला है सामर्थ्य के आधार पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और स्रोत के आधार पर कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक। कार्बनिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, अकार्बनिक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। फिर सांद्रता के आधार पर फिर से दो प्रकार के अम्ल, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। आगे स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले सामर्थ्य के आधार पर प्रबल अम्ल। ठीक है, सामर्थ्य के आधार पर पहला प्रकार है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जिसको कि अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। प्रबल अम्ल जिसको कि अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, तो जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। जल में पूरी तरह आयनित होने का मतलब जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। अब वियोजित अगर आपको वर्ड हार्ड लग रहा है तो सुनो, जो अपने आयंस में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं या जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो जो जल में पूरी तरह आयनित, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइज हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ध्यान रहेगी बात। तो वो अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। आगे पढ़ लिखा अपन ने, ये जल में अधिक मात्रा में हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला होता है H3O+। देखो समझना, देखो ध्यान से बात। अगर मैं बात करूं HCl जो है वो वाटर की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब इसको अपन वाटर की प्रेजेंस देते हैं तो ये किस में टूटता है, H+ और Cl- में। किस में टूटता है, H+ और Cl- में। ये H+ वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, H2O के साथ रिएक्ट करके बना लेता है H3O+। क्या बना लेता है, H3O+, जिसको कि अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो आज आप लोगों को एक बात बता देता हूं, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर जाएगा H3O+। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला H3O+। ध्यान रहेगी बात। तो जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जल में अधिक मात्रा में हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ उत्पन्न करते हैं। उदाहरण की बात करते हैं कौन कौन प्रबल अम्ल है। तो फर्स्ट अपना HCl, सेकंड अपना H2SO4, थर्ड अपना HNO3, फिर अपना HClO4, फिर अपना HBr और एक अपना HI। तो ये सारे कौन से अम्ल है, प्रबल अम्ल। तो आपके क्वेश्चन आ जाता है कई बार, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। अगर आप लोगों को पता है तो अपना कम्युनिटी जो सेक्शन है, पोस्ट वाला सेक्शन है यूट्यूब में, होम वाला ऑप्शन, फिर वीडियोस, फिर प्लेलिस्ट, उसके बाद में एक पोस्ट वाला सेक्शन आपको नजर आएगा। जैसे आप पोस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर वहाँ पे नजर आएंगे, पोल दे रखे हैं वहाँ पे। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ जो कि बोर्ड वगैरह में पहले पूछ रखे हैं, बोर्ड वगैरह में, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो मैं वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो आप लोग जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जब भी टाइम मिले जस्ट वहाँ पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करो। एक्सप्लेनेशन मैं वहाँ पे नीचे ऐड कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन वहाँ नहीं समझ आ रही, फिर से कमेंट कर दो, सर इस क्वेश्चन को डिटेल में समझा दो, एक वीडियो बना दो, छोटा सा शॉर्ट बना दो, तो मैं आपके लिए वो भी कर दूंगा। पर वही आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके अपन कुछ कर पाएंगे। तो कौन कौन से अम्ल है जो कि प्रबल अम्ल होते हैं, HCl नंबर 1, HCl नंबर 2 H2SO4, नंबर 3 अपना HNO3, फिर अपना HClO4, फिर अपना एक HBr, फिर अपना HI। ठीक है, सारे अम्ल याद करेंगे वापस से, HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, HBr, HI। ठीक है, वापस से बोलेंगे HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, HBr, HI। तो ये सारे मेरे कौन से अम्ल है, प्रबल अम्ल है। ये सारे कौन से अम्ल है, प्रबल अम्ल है। आगे दुर्बल अम्ल वीक एसिड की बात करते हैं, जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। देखो आंशिक रूप से मतलब जो पूरी तरह नहीं टूटते। देखो पूर्ण रूप से आयनित होने का मतलब पूरी तरह टूट जाते हैं, आंशिक रूप से आयनित होने का मतलब आधे अधूरे टूटते हैं या पूरे नहीं टूटते। आंशिक रूप से टूटने का मतलब आधे अधूरे टूटते हैं, समझ लो बस, है ना। तो अपन बोलेंगे दुर्बल अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित हो जाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ये जल में कम मात्रा में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। वापस से आ गया कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब आप लोग बोलोगे सर आयन क्यों आ रहा है, तो देखो यहाँ पे कौन सा आयन नजर आ रहा है अपने को, पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन मतलब धनायन, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोनियम आयन। इस H3O+ को अपन क्या बोल देते हैं, H3O+ को अपन बोल देते हैं हाइड्रोनियम आयन। धन्यवाद बच्चों। तो दुर्बल अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित हो जाते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यह जल में कम मात्रा में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। अब इसके उदाहरण देखो कौन कौन है, CH3COOH, CH3COOH इसको अपन बोलते हैं एसिटिक अम्ल। HCOOH इसको अपन बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। एक अपना एसिटिक अम्ल, एक अपना फॉर्मिक अम्ल। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को बता देता हूँ जो मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। जो बात मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में सिखाऊंगा वो मैं बात आपको यहीं पे बता रहा हूँ। क्या बात है वो, 2 कार्बन वाला अम्ल क्या कहलाता है,
एसिटिक अम्ल। एक कार्बन वाला अम्ल क्या कहलाता है? फॉर्मिक अम्ल। ये बात दिमाग में रखना, बार बार पूछूंगा। एक कार्बन वाला अम्ल क्या कहलाता है? तो मेरे बच्चे बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल। दो कार्बन वाला अम्ल क्या कहलाता है? एसिटिक अम्ल। एक कार्बन वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल, दो कार्बन वाला अम्ल एसिटिक अम्ल। अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरी बातें सुन ली, ठीक है, और जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों ने देख लिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चीजें याद ना हो, क्योंकि अगर आप फोकस से हमको सुनोगे और देखोगे तो आपको 100% है मैक्सिमम चीजें क्लास में याद हो जाएगी। पहली चीजें समझ आना, जब समझ आ जाती है चीजें तो उसको याद करना और आसान हो जाता है। समझ में आपको आ रहा है, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है बच्चों। तो वापिस से सुनो, दो कार्बन वाला अम्ल एसिटिक अम्ल, एक कार्बन वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल, और H2CO3 का नाम है कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 को अपन क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। अब जिसको ये नोट्स चाहिए, आपको PDF चाहिए इसका, तो वो क्या कर सकता है? जो अभी अभी मैंने मोबाइल नंबर बताए थे, इस पे मेरे को मैसेज करो कि सर हमको चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण के, जो कि आज आपने क्लास में पढ़ाया, उसके नोट्स भेज दो। चैप्टर का नाम लिख देना और आपका नाम लिख देना, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। और एक और बात, अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ हर चैप्टर के, तो वो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। चैनल पे बने रहना है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। छुट्टियाँ वैसे भी आपकी शायद 17 से छुट्टियाँ हो जाएगी, तो उसके बाद में आराम से आप लोगों को उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस देखने को मिलेंगे। कोशिश करेंगे अपन 5-6 चैप्टर छुट्टियों में खत्म करने की, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं अपन अपना आगे टॉपिक। तो मैंने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल आपको बता दिए, एक बार जल्दी से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को पढ़ लो। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना अपन आगे चलते। एक बार जल्दी से इसकी रीडिंग लगा लो। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में किसी को कोई दिक्कत? हाँ तो बच्चों, आप लोगों को बात समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान चीज थी। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल की बात करें, जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उच्च मात्रा में H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। दुर्बल अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं तथा कम मात्रा में H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिए। दुर्बल अम्लों में अपने दो कार्बन वाला अम्ल एसिटिक अम्ल, एक कार्बन वाला अम्ल अपना फॉर्मिक अम्ल, और H2CO3 अपना कार्बनिक अम्ल। और प्रबल अम्ल की मैं बात करूं तो H2SO4 अपना HCl, HNO3, HClO4, HBr, HI, तो ये सारे अपने प्रबल अम्ल, ये अपना दुर्बल अम्ल। अब अपन स्टार्ट करेंगे स्रोत के आधार पर। अब अपन स्टार्ट करेंगे स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के अम्ल होते हैं, तो ध्यान से सुनना। स्रोत के आधार पर एक होता है कार्बनिक अम्ल, जिसको कि अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। कार्बनिक अम्ल जिसको कि अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या है? तो देखो, कार्बन आधारित अम्ल, नाम से समझ आ रहा है। कार्बनिक अम्ल मतलब कार्बन आधारित अम्ल। सामान्यतः ये दुर्बल अम्ल होते हैं। सामान्यतः कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। सेकंड, थर्ड पॉइंट, ये जीवित जीवों से प्राप्त होते हैं। यह जीवित जीवों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे साइट्रिक अम्ल, अब देखो सिट्रिक वही साइट्रिक है, कुछ बुक्स सिट्रिक लिखती है, कुछ बुक साइट्रिक लिखती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिट्रिक साइट्रिक एक ही है यहाँ पे अपने, है ना। सिट्रिक लिख दो, साइट्रिक लिख दो। तो सिट्रिक अम्ल, फिर अपना एसिटिक अम्ल, अपना ऑक्जेलिक अम्ल, ये सारे कैसे हैं? कार्बनिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सारे अपने कार्बनिक अम्ल है। अकार्बनिक अम्ल जिसको कि अपन खनिज अम्ल भी बोलते हैं। अकार्बनिक अम्ल जिसको कि अपन खनिज अम्ल भी बोलते हैं। अकार्बनिक अम्ल जिसको कि अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड अथवा खनिज लवण, जिसको कि अपन बोलते हैं मिनरल एसिड, ठीक है। ये निर्जीव खनिजों से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये निर्जीव खनिजों से प्राप्त होते हैं। इनमें कार्बन नहीं होता और ये आमतौर पर प्रबल और संक्षारक होते हैं। इनमें कार्बन नहीं होता सामान्यतः, और ये प्रबल और क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग कैटेगरी वाले इनऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं ज्यादातर, है ना, ज्यादातर। इनके कुछ अपवाद भी जो अपन आगे पढ़ेंगे। और संक्षारक होते हैं। संक्षारक मतलब इनसे अपने को, मतलब अब अगर अपने स्किन वगैरह पे गिर जाए तो अपने डैमेज हो सकता है। संक्षारक प्रकृति के होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं, स्किन वगैरह डैमेज कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं H2SO4 और HCl। H2SO4 को अपन किस नाम से बुलाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखना बात, H2SO4 को अपन किस नाम से बुलाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से। HCl को किस नाम से बुलाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से। तो HCl अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 अपना सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला पढ़ रहे हैं अपन, तो ये देखो बहुत आसान चीज थी। कार्बनिक अम्ल जो जीवित जीवों से प्राप्त होते हैं, सिट्रिक, एसिटिक, ऑक्जेलिक, मैलिक, ठीक है, ये सारे अपने आ जाएंगे कार्बनिक अम्ल में। और H2SO4 और HCl ये अपने आ जाएंगे अकार्बनिक अम्ल में। अब अपन पढ़ रहे हैं सांद्रता के आधार पर अम्ल। अब अपन पढ़ रहे हैं सांद्रता के आधार पर अम्ल। तो ये दो प्रकार के होते हैं, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। देखो, तनु वर्ड का सामान्य से मतलब लेना। तनु वर्ड बताता है जहां पर जल की मात्रा क्या हो ज्यादा। कहीं पे भी अगर तनु वर्ड आ गया मतलब वहां पे जल की मात्रा क्या है?
ज़्यादा है। जब कहीं भी तनु वर्ड आ जाए, जिसको कि अपन बोलते हैं डाइल्यूट, जब कभी भी तनु वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए, तनु, जिसको कि अपन बोलते हैं डाइल्यूट, मतलब वहाँ पे जल की मात्रा बहुत अधिक है, वहाँ पे जल की मात्रा बहुत अधिक है। तो इसमें जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम, सिंपल सी बात। इसमें जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम। इसकी उल्टी लाइन लिख दो, इसमें जल की मात्रा इधर क्या थी, अधिक, तो इधर क्या लिख देंगे, कम। इधर जल की मात्रा अधिक तो इधर जल की मात्रा कम। इधर अम्ल की मात्रा कम तो इधर अम्ल की मात्रा अधिक। बात समझ आई क्या? तनु में जल की मात्रा अधिक, अम्ल की मात्रा कम। सांद्र में जल की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा अधिक। ठीक है, आगे अम्ल और जल का अनुपात कम होता है। देखो अम्ल और जल का अनुपात कम कैसे, तो इसको ऐसे समझना, ऊपर लिखा मैंने अम्ल, नीचे लिखा मैंने जल। अम्ल और जल का अनुपात देखना अपने को। अब इस वाले में देखो तनु अम्ल में अम्ल की मात्रा कम, जल की मात्रा ज़्यादा। तो बताओ जब अपन सॉल्व करते हैं ऐसे और जल की मात्रा ज़्यादा है तो इनका अनुपात क्या आने वाला है, कम आने वाला है। जल की मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ पे अनुपात क्या आने वाला है, कम आने वाला है। इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हो, नीचे वाले को क्या बोलते हो, हर। तो जब हर बड़ा होता है तो जो मात्रा होती है वो कैसी आती है, जब हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। जब हर क्या हो, जब अंश कैसा हो, छोटा हो, हर कैसा हो, बड़ा हो, तो ये वैल्यू क्या आती है, कम आती है ना। वरना ऐसे देख लो, जल की मात्रा ज़्यादा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, इसकी इधर देखो, अम्ल और जल का अनुपात क्या होता है, अधिक होता है। अम्ल और जल का अनुपात, अम्ल और जल का अनुपात क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे अम्ल की मात्रा ज़्यादा, जल की मात्रा कम। जल की मात्रा कम तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। मतलब इनका अनुपात क्या रहेगा, ज़्यादा, इनका अनुपात क्या रहेगा, कम। तो यही तो बात मैंने बोली, बिकॉज यहाँ पे जल ज़्यादा तो ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। यहाँ पे जल कम तो ये वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अम्ल और जल का अनुपात कम होता है, यहाँ पे अम्ल और जल का अनुपात अधिक होता है। अब यहाँ पे देखो एक पीएच वाला पॉइंट है जो कि आपको आगे बात अच्छे समझ में आ जाएगी। अभी बस अपने को ध्यान रख लेना है कि पीएच का मान यहाँ पे अधिक होता है। अम्ल के केस में आपको बता देता हूँ, अम्ल के केस में अगर अपने को किसी भी अम्ल की अम्लता चेक करनी है, किसी भी अम्ल की क्या चेक करनी है, अम्लता, तो वो पीएच की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जिसकी पीएच ज़्यादा आएगी उसकी अम्लता क्या होगी, कम होगी। जिसकी पीएच ज़्यादा आएगी उसकी अम्लता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये देखो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। क्या कभी आप लोगों ने समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती नाम सुने हैं पहले कभी? क्या आपने समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती नाम सुने हैं, बताओ, या सुनो, नहीं सुने? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो सुनो ध्यान से, अगर मैं बोलता हूँ ए और बी आमने सामने है, ठीक है, ए और बी क्या है, आमने सामने है, और मैंने ये वाला साइन लगाया, तो अपन इसको पढ़ेंगे ए किसके समानुपाती है, बी के। बात समझना ध्यान से, अगर ए और बी मैंने आमने सामने लिखे हैं और मैंने ये साइन लगाया है तो मैं बोलूँगा ए समानुपाती बी। इस साइन को मैं कैसे पढ़ूंगा, ए बी के समानुपाती है। जब चीज़ें आमने सामने हो तो इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब चीज़ें आमने सामने होती है तो उन पर प्रभाव कैसा आता है, सेम आता है। अगर ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, सेम ऐसा, ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज। समझ आई बात? अब अपन इसको बोलेंगे दो तरीके से। अब मैंने ले लिया एक सी और एक डी। सी समानुपाती है 1/d के। क्या बोला मैंने, सी समानुपाती है 1/d के। अब बताओ सी और डी क्या कहाँ है, एक दूसरे के विपरीत है, आमने सामने है क्या, नहीं, आमने सामने तो ये थे। तो मैं कहूँगा अगर डी को बढ़ाऊंगा तो सी क्या होगा, कम होगा। अब उल्टा चलेगा, और अगर डी को कम करूंगा तो सी बढ़ेगा। समझ आई बात? तो देखो अम्लता और पीएच एक दूसरे के क्या थे, व्युत्क्रमानुपाती थे। अम्लता और पीएच एक दूसरे के क्या थे, व्युत्क्रमानुपाती थे। तो जिस अम्ल की पीएच ज्यादा होती है मतलब उसकी अम्लता क्या आती है, कम आती है, और जिसकी पीएच कम होती है उसकी अम्लता क्या आती है, अधिक आती है। अब बात समझ आई क्या बच्चों? ये छोटी सी चीज ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने लिखा है, मैं आगे जाके इस फॉर्मूले को और समझाऊंगा डिटेल में, तो अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। बस मैं ये बता रहा हूँ कि जिसकी पीएच का मान ज़्यादा होता है वहाँ पे अम्लता क्या आती है, कम आती है। अब क्योंकि, सुनना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा क्या थी, ज़्यादा थी, जल की मात्रा अधिक थी, तो मैं कहूँगा यहाँ पे पीएच का मान क्या आएगा, अधिक आएगा। जल की मात्रा ज़्यादा थी, और ऐसे देख लो ना, जल की मात्रा अधिक थी, पीएच, अम्ल की मात्रा क्या थी, कम थी। अम्ल की मात्रा कम तो पीएच का मान ज़्यादा,
अम्ल की मात्रा कम तो पीएच का मान ज्यादा। बात समझ आई? वापस से देखो, तनु अम्ल में जल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अम्ल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अम्ल की मात्रा तो पीएच का मान, तो यहाँ पे पीएच का मान क्या होता है? अधिक होता है। डन है बात? उदाहरण लिख दिया मैंने, क्योंकि तनु अम्ल है तो अम्ल के पहले कौन सा शब्द लगा देना है? तनु। कहीं पे भी तनु H2SO4 लिखा आए, कहीं पे भी क्या लिखा है? तनु H2SO4 या तनु HCl। सुनो ध्यान से, अगर कहीं पे भी आपको मिले तनु H2SO4, क्या लिखा मिले? तनु H2SO4, या क्या लिखा मिले? तनु HCl, तो अपने को क्या समझना है कि यहाँ पे किसकी मात्रा ज़्यादा है? यहाँ पे जल की मात्रा ज़्यादा है, अम्ल की मात्रा कम है। और अम्ल की मात्रा कम है मतलब पीएच की मात्रा ज़्यादा है। पीएच की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। बात समझ आई? ठीक है, इस वाले पे आते हैं। इधर जल की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा ज़्यादा। अब सुनो, अम्ल की मात्रा ज़्यादा तो पीएच की मात्रा, तो यहाँ पे देखो पीएच का मान क्या होता है? बात समझ आई? इसका मतलब अम्लता और पीएच एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती। जब आमने सामने हो तो समानुपाती पढ़ेंगे, ऑपोजिट हो तो व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे। धन्यवाद। वापस से बताऊं, देखो सुनना, जल की मात्रा कम, क्योंकि सांद्रता तो जल की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा ज्यादा। अम्ल की मात्रा ज्यादा तो पीएच का मान कम, पीएच का मान यहाँ पे कम होता है। और अम्ल और जल का अनुपात क्या होता है? यहाँ पे अधिक होता है। अम्ल और जल का अनुपात अधिक होता है। उदाहरण दे दिया अपन ने, सांद्र H2SO4, तो कहीं पे भी अगर अम्ल के पहले सांद्र शब्द लिखा है मतलब वहां पे जल की मात्रा क्या है? कम है, अम्ल की मात्रा ज्यादा है। और अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो पीएच का मान वहां पर कम आएगा, जो कि यहाँ पे लिख भी रखा है अपन ने। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अब आपको कुछ मैं एग्जांपल्स याद करवा रहा हूँ यहाँ पे। स्रोत के आधार पर अम्ल या कौन कौन से स्रोत से कौन कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरका आप लोगों ने जरूर सुना होगा, फास्ट फूड वगैरह में बहुत काम आता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। संतरे में मेनली सिट्रिक और कुछ क्वांटिटी में अपना एस्कॉर्बिक। तो संतरे में सिट्रिक और एस्कॉर्बिक। सेव में मैलिक अम्ल। सेव में मैलिक अम्ल। चींटी एवं मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। कई बार जब चींटी या मधुमक्खी खा जाती है तो जलन होती है, रेडिश एरिया हो जाता है, लाल लाल एरिया हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ? देखो सुनना बच्चों ध्यान से, कहीं पे भी मधुमक्खी चींटी वगैरह अपने को खा गई तो वहाँ पे उन्होंने कौन सा अम्ल रिलीज कर दिया? फॉर्मिक अम्ल। ये जिसका एक और नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया था, आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है कि जो फॉर्मिक अम्ल है इसमें कितने कार्बन होते हैं। जल्दी से जाओ और कमेंट में आंसर बताओ कि फॉर्मिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं। अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया था, आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है। बताइए फॉर्मिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है, तो वो आपको कमेंट करना है अभी। ठीक है, तो चींटी एवं मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, जिसका एक और नाम मेथेनोइक अम्ल। और जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोगों ने पहले कभी सुना हो, नहीं सुना तो आज सुन लो। जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वापस पढ़ेंगे, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चींटी एवं मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, जिसका एक और नाम मेथेनोइक अम्ल। सेव में मैलिक अम्ल। संतरे में सिट्रिक या एस्कॉर्बिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल। ये सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए। वापस एक बार बोलेंगे मेरे साथ, सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। आप लोगों को घर पे बैठे बैठे बोलना है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को भी बोलना है, जिससे चीजें क्या होगी अपने को अच्छे से याद होगी। सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक के साथ एस्कॉर्बिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल, चींटी और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक, सिरके में अपना एसिटिक, इमली में अपना टार्टरिक, नींबू में अपना सिट्रिक। ठीक है, नींबू में अपना सिट्रिक, संतरे में सिट्रिक के साथ एस्कॉर्बिक, सेव में अपना मैलिक, सेव में अपना मैलिक, चींटी और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक या एथेनोइक अम्ल। एक बार जल्दी से इसको देखो और ये चीज़ें याद करो। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, जल्दी से इसको देखो। अगर इसमें किसी चीज़ में कोई डाउट है तो बताओ। हाँ तो बच्चों, शायद ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो कमेंट में बताओ, और आ गई तब भी बता दो कि हाँ सर बात समझ में आ गई है। नहीं आई तब भी बता सकते हो। तरीका बदलेंगे पर आपको चीज़ें समझा के रहूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वापस से देख लो एक बार, सिरके में कौन सा अम्ल?
एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल? सिट्रिक या साइट्रिक, ठीक है, एक ही बात है वो। फिर अगला, संतरे में कौन सा? सिट्रिक होता है मेनली, और कुछ क्वांटिटी में एस्कॉर्बिक अम्ल भी होता है, ठीक है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। चींटी और मधुमक्खी के डंग में फॉर्मिक अम्ल, जिसका एक और नाम मैथेनोइक अम्ल, जिसमें कितने कार्बन होते हैं? मैथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल में एक कार्बन होता है। एक कार्बन वाले अम्ल को फॉर्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल बोलते हैं। अगला, जठरस में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठरस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अम्ल के गुणधर्म। अगला टॉपिक है अपना अम्ल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक शानदार सा नाम सिखाने वाला हूँ। 2 नाम सिखाऊंगा अम्ल और क्षार में, और ये बहुत टाइम से जब मैं पढ़ा करता था तब भी हमारे सामने हमको बताते थे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सुनना ध्यान से। अम्ल के गुणधर्म। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। एक नाम लिखा है मैंने यहाँ पे, अनिल। क्या नाम लिखा है यहाँ पे? अनिल। ए का मतलब अम्ल। देखो अनिल में ध्यान से सुनना, क्या पहले कभी नाम सुना क्या ऐसे? अरे सुना ही नहीं सुना? सुना है, ठीक है। अम्ल जो, अब देखो अनिल में ए का मतलब अम्ल। नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। तो अम्ल जब भी आए तो अपने को कौन सा नाम दिमाग में रखना है? अनिल। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ध्यान रहेगी क्या बात? अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। भैया लिटमस क्या है? तो लिटमस एक सूचक है जो कि पता लगाता है कि कोई भी जो अपने को पदार्थ या सब्सटेंस दिया है वो अम्ल है या क्षार है। तो पहली बात, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरा, ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कौन सा शब्द लिखा है? अनिल। अनिल में ए का मतलब अम्ल। नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब कलर चेंज कर देते हैं। अगर नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हुआ मतलब जो पदार्थ है वो क्या है? अपना अम्लीय पदार्थ, ठीक है। कमरे के तापमान पर या तो ये ठोस होंगे अथवा क्या होंगे? द्रव होंगे। तो कमरे के तापमान पर या तो ये ठोस होते हैं या ये द्रव होते हैं, ठीक है। अम्ल कमरे के तापमान पर या तो ठोस या द्रव होते हैं। आगे विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, मतलब कि जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इनके अंदर से करंट पास हो सकती है। ये अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं, मतलब ये गुड इलेक्ट्रोलाइट है। गुड इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? जो क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी। गुड इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है, मतलब कंडक्ट करता है। ये क्या? इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल की बात करते हैं अम्ल के, जो अपन ने पहले लिखे थे वापस से लिख लिए। HCl अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, HNO3 अम्ल है, HClO4 अम्ल है, HBr अम्ल है, HI अम्ल है, CH3COOH अम्ल है, HCOOH अम्ल है, H2CO3 भी एक अम्ल है, और COOH के बीच ये जो मैंने लाइन जोड़ी है ना, जिससे कि कार्बन और कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, इसको अपन बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। मतलब ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्डेड है, मतलब दोनों कार्बन ने आपस में क्या बना रखा है? बंध बना रखा है। और एक लाइन है, मतलब ये सिंगल बंध है। एक लाइन का मतलब कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। इसकी बात अपन आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्षार के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्षार के गुणधर्म। तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे या तीखे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने नाम लिखा है शालिनी। क्या नाम लिखा है? शालिनी। अब अपन शालिनी को ऐसे नहीं, अपन ये वाली शालिनी बोलेंगे। वैसे शालिनी का नाम वही होता है, पर अपन इसको ऐसे याद रख लेंगे, शालिनी। ध्यान रह जाएगी क्या बात? अरे ध्यान, ठीक है। अब शालिनी में क्षय का मतलब क्षार। लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला। तो 2 बच्चों के बारे में ध्यान रह जाएगा, एक अनिल नाम का लड़का और एक शालिनी नाम की लड़की। अम्ल नीले को लाल और क्षार लाल को नीला। ध्यान रहेगी बात। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं होगा। अम्ल और क्षार में अगर मान लो अंतर लिखने को बोलूं तो क्या लिखोगे? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल, और जो क्षार होते हैं लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला। कर सकते इतनी बातें। अब आगे जाके अपन और भी पॉइंट पढ़ेंगे। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, क्षार जलीय विलयन में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, ये छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। ये छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, मतलब स्लिपरी टच होता है। स्लिपरी मतलब बहुत ज़्यादा स्लिपरी नेचर होता है इनका, मतलब चिकने होते हैं।
एग्जाम्पल की बात करते हैं, NaOH, KOH, NaOH, KOH, ये कैसे अम्ल है? प्रबल, ये सॉरी कैसे क्षार है? प्रबल क्षार है। NaOH और KOH प्रबल क्षार है। NH4OH और BaOH होल्ड वाइज ये दुर्बल क्षार है। NH4OH और BaOH होल्ड वाइज दुर्बल क्षार है। NaOH और KOH प्रबल क्षार है। ध्यान रखिए ये बात। एक बार जल्दी से अम्ल और क्षार के बीच की गुणधर्म देखो, ठीक है। एग्जाम्पल NaOH और KOH प्रबल क्षार, NH4OH और BaOH होल्ड वाइज दुर्बल क्षार। जल्दी से दोनों एग्जाम्पल पे फोकस करो, दोनों को एक बार पढ़ लो। अम्ल और क्षार में फिर अंतर भी लिखवाने को मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एक, जिसमें आपको अम्ल और क्षार में अंतर लिख के लाने रहेंगे, जल्दी नोट करना। हाँ तो बच्चों आपको बात समझ आ गई होगी। अब आपका एक काम है, आपको अम्ल और क्षार में अंतर लिखने हैं अभी, ठीक है। कॉपी के पीछे क्या कर सकते हो आप, अम्ल और क्षार में अंतर लिख लेना। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे व तीखे होते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, आगे क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कुछ कुछ बातें एग्जाम्पल वगैरह भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अभी तक के लिए ये एग्जाम्पल, ये डिफरेंस आप लिख सकते हो। आने वाले टाइम में मैं आपको 3-4 डिफरेंस और लिखवाऊंगा। आगे बात करते हैं, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो देखो, अम्ल जब किसी धातु के संपर्क में आता है, धातु अम्ल के संपर्क में आती है, तो धातु और अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं लवण, और साथ में कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अम्ल या क्षार जब भी किसी धातु के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, धातु को पहले लिख दिया, अम्ल को बाद में लिख दिया। कोई अंतर हो गया क्या? एक ही बात है वो। अपन ने धातु पहले लिखी, अम्ल बाद में लिखा। तो अपन ने धातु ले ली जिंक सॉलिड। धातु क्या ले ली मैंने? जिंक। उसकी अभिक्रिया करवा रहा हूँ किससे? अम्ल से। अम्ल अपन ने ले लिया HCl, ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम है ZnCl2। कौन सा सॉल्ट बनता है? ZnCl2 सॉल्ट, जिसको कि अपन बोलते हैं लवण, ठीक है। और साथ में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। अब अपने को अभिक्रिया संतुलित करना अपन ने सीखा था, ठीक है। जिंक एक, इधर पे जिंक एक, यहाँ पे क्लोरीन कितने? 1, इधर क्लोरीन कितना? 2। तो इसके आगे क्या लगा दूं? 2। हाइड्रोजन कितने? इधर भी हाइड्रोजन कितने? 2। अपनी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। जिंक 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। तो इस धातु ने अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाया? लवण बनाया, और साथ में कौन सी गैस निकाली? हाइड्रोजन गैस निकाली। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालती है। अगला एग्जांपल, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जो जिंक है ना, जिंक और ZnCl2 को अगर अपन ब्रेक करें तो जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो Zn के नीचे 1 और Cl के नीचे क्या आ गया? 2 आ गया। ZnCl2 लवण बना, ठीक है। जिंक HCl के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। नाम है उसका ZnCl2, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगले एग्जांपल पे फोकस करते हैं। आयरन H2SO4 के साथ क्रिया कर रहा है। आयरन किसके साथ क्रिया कर रहा है? H2SO4 की। H2SO4 भी अम्ल है, अरे H2SO4 अम्ल है ना, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो Fe ने H2SO4 के साथ क्रिया की और क्या बनाया? FeSO4, और साथ में कौन सी गैस निकली? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो देखो ये क्या थी? मेरी धातु। उसने किसके साथ क्रिया की? अम्ल के साथ। तो धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है? लवण बनाती है, और साथ में क्या निकालती है? जल। तो लवण और जल बनता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है अपने पास में? अम्ल क्या धातु के साथ क्रिया करने पे लवण और जल बनता है, ये एग्जाम्पल है अपना, ठीक है, रिएक्शन है। आगे देखो मैग्नीशियम। अगली धातु क्या ले ली मैंने? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अभी अभिक्रिया किससे करवा रहा हूँ? HCl के साथ में। अब ये बैलेंस है, देखो ये इस वाली इक्वेशन को देखो, Fe1, इधर भी Fe1, इधर सल्फर 1, सल्फर 1, इधर भी सल्फर, इधर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन 2। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर में अपन ने अभिक्रिया को संतुलित करना सीखा, वो अपने चैप्टर सेकंड में भी काम आ रहा है। इसका मतलब कि हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, बस आपको हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करते हो तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन HCl के साथ में, ठीक है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ में है? HCl के साथ में। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा लवण, जिसका कि नाम है MgCl2, और साथ में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम इधर कितना? 1, इधर भी 1, इधर क्लोरीन कितना?
एक इधर इलेक्ट्रॉन कितना 2, तो आगे क्या लगा दूंगा 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे धातु ने किसके साथ क्रिया की, अम्ल के साथ। धातु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, और साथ में कौन सी गैस, यहाँ पे मैंने जल लिख दिया, अरे ये जल थोड़ी है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है ना। अरे हाइड्रोजन गैस, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन गैस, ऊपर जल लिख दिया था, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। ये H2 है ना, H2 को अपन जल थोड़ी बोलते हैं, H2O को जल बोलते हैं। H2 तो अपनी कौन है, हाइड्रोजन। H2 कौन है, अपनी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन गैस अपने को देखने को मिल रही है। आगे एक और एग्जांपल, जिंक की अभिक्रिया करवा रहे हैं H2SO4 के साथ में। तो जिंक जब किसके साथ अभिक्रिया करता है, H2SO4 के साथ में, तो क्या करता है, ZnSO4 बनाता है। क्या बनाता है, ZnSO4। ये एक प्रकार का लवण है, ZnSO4 एक प्रकार का लवण है, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस। इस देखो ये जिंक क्या है, धातु, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब एक अम्ल। तो धातु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बना रही है, लवण, और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस। ऊपर यहाँ पे वाटर लिख दिया था पहले मैंने, है ना, तो उसको कर लेना हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो देखो ये वाली रिएक्शन हर जगह वैलिड है अपनी। अम्ल जब भी या धातु जब भी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो ये सारी क्या है, अपनी धातुएं। अरे ये सारी क्या है, जिंक धातु, आयरन धातु, मैग्नीशियम धातु, फिर से जिंक धातु, ये अपने अम्ल है, HCl H2SO4, HCl H2SO4। ठीक है, ये सारे क्या बन रहे हैं मेरे, लवण। और ये सारी कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ऊपर वाले एरो का मतलब है गैस रिलीज हो गई। ठीक है, गैस के लिए अपन ऊपर वाला एरो यूज में लेते हैं। तो धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाती है, और साथ में कौन सी गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। एक एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। धातु क्षार के साथ क्रिया करती है। जब धातु किसके साथ क्रिया करती है, क्षार के साथ। तो धातु में क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, धातु में क्षार के साथ क्रिया करके भी लवण बनाती है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो क्षार भी, धातुएं भी क्षार के साथ क्रिया करके, या क्षार भी धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। एग्जाम्पल लेने पर जिंक की अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन NaOH के साथ में। जिंक धातु की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, NaOH के साथ में। तो लवण बनता है जिसका कि नाम है, जिसका फॉर्मूला है Na2ZnO2। क्या नेम है, Na2ZnO2, जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्या बोल देते हैं, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, और साथ में यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करते हैं, जिंक इधर कितना, एक, इधर कितना, एक, इधर सोडियम कितना, इधर एक, इधर 2, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इधर ऑक्सीजन कितने, 2, इधर भी ऑक्सीजन। देखो एक NaOH में 1 ऑक्सीजन, तो 2 NaOH में 2 ऑक्सीजन। इधर हाइड्रोजन कितना, 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना, 2, हाइड्रोजन के आगे 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना, 2। तो ये रिएक्शन अपनी बैलेंस हो चुकी है। तो जिंक NaOH से अभिक्रिया करके, मतलब कि धातु, अरे ये धातु ही ना, धातु क्षार बोले तो NaOH से क्रिया करके क्या बना रही है, लवण, Na2ZnO2, और साथ में कौन सी गैस निकाल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो जिंक जब NaOH से अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम जिंकेट। कई बार पूछ रखा है सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2ZnO2, साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो जिंक NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एक बार ये सारी रिएक्शंस देख लो, इनमें अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। इसको नोट कर लो साथ के साथ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ तो बच्चों, बात आपको समझ आ गई होगी। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो मैंने आपको वापस से बता देता हूँ। चलो एक बार, जिंक की अभिक्रिया अगर मैं HCl से करवा रहा हूँ तो बनेगा ZnCl2, साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। आयरन की अभिक्रिया अगर मैं H2SO4 से करवा रहा हूँ तो बनेगा FeSO4, साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर मैं HCl से करवा रहा हूँ तो बनेगा MgCl2, साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। और वही अगर मैं जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से करवा रहा हूँ तो बनेगा ZnSO4, साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। और वही अगर मैं जिंक की अभिक्रिया क्षार NaOH से करवाता हूँ तो बनेगा Na2ZnO2, Na2ZnO2, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 को क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलना सब जगह कॉमन है, जो कि इस बात को बताता है कि अम्ल या क्षार
अम्ल या क्षार जब भी किसी धातु से अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब देखो, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक धातु कार्बोनेट ले रहा हूँ, नाम है इसका Na2CO3, इसको अपन बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। देखो नाम में धातु कार्बोनेट, अब अगर धातु में कौन हो, सोडियम हो, तो नाम क्या बोल देंगे, सोडियम कार्बोनेट। और अगर वही धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में धातु सोडियम हो तो उसको बोल देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। नाम समझ आ रहा है। Na2CO3 को बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें हाइड्रोजन आ रहा है तो कौन सा वर्ड लेंगे काम में, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें हाइड्रोजन आ रहा है क्या, नहीं, तो इसमें सिर्फ क्या काम में लेंगे, कार्बोनेट। तो यह है धातु कार्बोनेट, यह है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहाँ पे धातु सोडियम है तो इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सिंपल बात। उसकी अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो धातु कार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी किसी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक बनेंगे लवण और साथ में बनेगी एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनेगा जल, CO2 एंड वाटर। तो सबसे पहले मैंने ले लिया Na2CO3। पहले रिएक्शन देखो, Na2CO3 ले लेते हैं। Na2CO3 की अभिक्रिया में किससे करवा रहा हूँ, HCl से। Na2CO3 की अभिक्रिया किससे करवा रहा हूँ, HCl से। तो एक बनेगा NaCl और एक बनेगा अपना H2O और एक बनेगी अपनी CO2। ये रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस करेंगे, इधर सोडियम 2 है तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। और अब बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन कितने होंगे, 2, तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा। हाइड्रोजन कितने, 2, इधर भी हाइड्रोजन 2। कार्बन कितना, 1, इधर भी कार्बन 1। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, ऑक्सीजन कितने, 3, तो इधर भी देख लो, 2 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, 2 रे कितने हो गए, 3। ये रिएक्शन अपनी बैलेंस हो चुकी है। तो सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं NaCl, वाटर एंड CO2। आगे सोडियम कार्बोनेट की जगह मैं ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3। इसकी अभिक्रिया किससे, HCl से। तो क्या बनेगा, एक बनेगा NaCl, एक बनेगी H2O, एक बनेगी CO2। इधर सोडियम कितना, 1, इधर भी सोडियम कितना, 1। दिख रहा है सारे बच्चों, इधर भी सोडियम 1, इधर भी सोडियम 1, इधर Cl 1, इधर भी Cl 1। इधर हाइड्रोजन चेक करते हैं, इधर 1, इधर 1, 2, इधर भी हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन इधर कितने, 3, इधर ऑक्सीजन देखो 2 इधर, 1 इधर, तो कितने हो गए, 3, 2 इधर और 1 इधर, 2 CO2 में, 1 H2O में, तो 3। पूरी रिएक्शन क्या है, ये अपनी बैलेंस है। तो सोडियम कार्बोनेट हो चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं लवण, साथ में H2O और साथ में CO2। ठीक है, ये बात अपने को दिमाग में रखनी है, ये बात अपने को दिमाग में रखनी है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम, चलें आगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आगे देखो, अब एक छोटा सा और रिएक्शन जो कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताई थी, CaOH होल्ड ट्वाइस, जिसको क्या अपन बोलते हैं, लाइम वाटर। CaOH होल्ड ट्वाइस को क्या बोलते हैं, CaOH होल्ड ट्वाइस, जिसको क्या अपन बोलते हैं, लाइम वाटर। क्या बोल देते हैं, लाइम वाटर हिंदी में बोलते हैं चूने का पानी, लाइम वाटर। ठीक है, चूने का पानी, एक्वस। इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवा रहे हैं, CO2 के साथ में। किसके साथ करवा रहे हैं, CO2 के साथ में, CO2 गैस के साथ में। तो क्या होगा, एक बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, क्या बनेगा, CaCO3 सॉलिड, और एक बनेगा अपना H2O। ठीक है, CaCO3 सॉलिड और साथ में H2O लिक्विड। इसको ऐसे समझो, ठीक है, लाइम वाटर, ये जो CaCO3 है, लाइम वाटर जो अपना CaOH होल्ड ट्वाइस है, ये जब CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है बता देता हूँ। CO2 गैस किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का। CO2 गैस किस प्रकृति की, अम्लीय प्रकृति की। और CaOH होल्ड ट्वाइस किस प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का। तो ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं लवण। क्या बना देते हैं, लवण और साथ में जल। तो लवण प्लस जल बना देते हैं, क्योंकि CaOH होल्ड ट्वाइस, जिसको क्या अपन बोलते हैं, लाइम वाटर। ठीक है, क्या बोल देते हैं, लाइम वाटर, चूने का पानी, लाइम वाटर चूने का पानी। ये CO2 गैस से क्रिया करके बनाता है CaCO3 सॉलिड। CaCO3 सॉलिड मतलब ये जल में कैसा है, एविल है। ये जल में कैसा, श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप मतलब कि वाइट PPT, श्वेत अवक्षेप मतलब वाइट PPT, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 का नेम कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 का क्या नेम होता है,
कैल्शियम कार्बोनेट साथ में H2O। अब ये जो CaCO3 है, ये जो अपना CaCO3 है, इसमें जब मैं और थोड़ा वाटर और इसमें CO2 और पास करता हूँ तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो डिफरेंस है वो देखना, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में ये जल में कैसा है? अविलय। ये जल में कैसा है? विलय। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में विलय होता है और कैल्शियम कार्बोनेट जल में अविलय होता है। ये बात दिमाग में रखनी है, कैल्शियम कार्बोनेट जल में अविलय होता है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में विलय होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जल में विलय, कैल्शियम कार्बोनेट जल में अविलय और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में विलय। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में कैसा होगा? विलय होगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलय होगा और कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो जल में अविलय होगा, मतलब वो जल में नहीं घुलता है। जल्दी से इसको नोट करो, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? आप कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हो कि इसमें से आपको किसी चीज में कोई डाउट तो नहीं है। देखो आगे चलते हैं फिर अपन। अगला टॉपिक है अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखो सुनना बच्चों ध्यान से बात, अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके बनाते हैं लवण और जल। अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। इसको अपन एक अभिक्रिया का नाम भी देते हैं। इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी सवाल आए उदासीनीकरण अभिक्रिया किससे कहते हैं तो अपन बोलेंगे अम्ल और क्षार क्रिया करके जब लवण और जल बनाते हैं इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, अम्ल ने क्षार से क्रिया करके क्या बनाया? लवण और जल बनाया। HCl एक्वस, HCl ने किससे क्रिया की? NaOH से क्रिया की। इसने क्या बनाया? NaCl बनाया और साथ में H2O बनाया। इसको ऐसे समझो, HCl को मैंने तोड़ा, किस में टूटा? H प्लस और Cl माइनस में। NaOH को मैंने तोड़ा, किस में टूटा? Na प्लस और OH माइनस में। ध्यान से सुनना, NaOH को तोड़ा Na प्लस OH माइनस में, HCl को तोड़ा H प्लस और Cl माइनस में। अब अगर ये H और Cl से ही जुड़ता तो ये टूटता क्यों? तो अपन कहेंगे ये H इस OH के साथ कंबाइन होता है और ये Cl इस Na के साथ कंबाइन होता है। Na और Cl मिलके क्या बना लेते हैं? और H और OH मिलके क्या बना लेते हैं? H2O। अब एक चीज नोटिस करो, ये जो अपना लवण बना है, एक इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो हमारा लवण बन रहा है तो लवण बनने के दौरान ऋणात्मक भाग किससे निकल के आता है? तो आंसर जाएगा अम्ल से। और धनात्मक भाग किससे निकल के आता है? तो आंसर जाएगा क्षार से। तो जब जब लवण का निर्माण होता है मेरे बच्चों, लाइन नोट करना, जब जब लवण का निर्माण होता है तो अम्ल से ऋणात्मक भाग और क्षार से धनात्मक भाग जाता है जो कि लवण बनाता है। तो लवण के निर्माण के दौरान, सुनना ध्यान से, लवण के निर्माण के दौरान अम्ल से ऋणात्मक भाग और क्षार से धनात्मक भाग ये जाता है और लवण का निर्माण करता है और साथ में H2O निकलता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे, देखो इस रिएक्शन को एक बार नोटिस करो कि ये CaOH वोल्टवाइज किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का। CO2 गैस किस प्रकृति की? अम्लीय प्रकृति की। तो अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति, मतलब अम्लीय नेचर, क्षारीय नेचर। अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और साथ में जल। तो ये भी तो एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही प्रकार हुआ। अम्ल ने क्षार से क्रिया करके क्या बनाया? लवण और जल बनाया। CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? तो आंसर जाएगा अम्लीय प्रकृति होती है। CaOH वोल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कैसी प्रकृति होती है? तो आंसर जाएगा क्षारीय प्रकृति होती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है क्षारीय प्रकृति का और CO2 अपना अम्लीय प्रकृति का। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो HCl एक्वस NaOH एक्वस के साथ क्रिया करके NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड बनाता है। अब जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा और चैप्टर नंबर 2 पे आ गए तो उनका पहला काम होना चाहिए चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आना। वहां पे मैंने आपको बहुत सारी बातें समझा रखी और बता रखी है किस चीज का क्या सिंबल है, किस चीज का अपन क्या मीनिंग निकालते हैं, क्योंकि वहां पे हमने अभिक्रिया को डिटेल में समझा है। तो आपको वो लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर देख के आते हो अच्छे से तो आपके लिए पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। तो HCl NaOH के साथ क्रिया करके HCl एक्वस NaOH एक्वस के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? NaCl एक्वस और साथ में H2O लिक्विड। लवण निर्माण के दौरान धनात्मक भाग जाएगा किससे? धनात्मक भाग जाएगा क्षार का, ऋणात्मक भाग जाएगा अम्ल का। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं और इसे अपन क्या बोल देते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बुलाते हैं। आगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अभी मैंने आप लोगों को बोला धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति की होते हैं, इसको अब आगे जाके नोट भी करवाऊंगा। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नहीं अभी आप नोट भी कर सकते हो, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कॉपी में ऊपर ही ये लाइन लिख लो, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
तो धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति की। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, अम्ल के साथ में। तो HNO3 CaO के साथ क्रिया करके एक तो बनाएगा लवण और एक क्या बनाएगा, जल। तो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझो, ये अपना HNO3 है, ठीक है, ये अपना HNO3 है अम्ल, ये किसके साथ क्रिया कर रहा है, CaO के साथ, जो कि कैसा है, धात्विक ऑक्साइड है। कैल्शियम एक धातु है, कैल्शियम एक धातु है, तो ये धात्विक ऑक्साइड है। तो ये अम्ल इस धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, मतलब CaNO3 होल ट्वाइस। तो ये अपना लवण बना और साथ में H2O। इसको बैलेंस करना है, तो कैल्शियम इधर भी एक, इधर भी एक, NO3 इधर एक है, इधर एक है, तो इधर दो थे, इधर एक थे, तो मैंने आगे 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन देखो 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इधर कितना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6 और 1 7। ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। 2HNO3 में देखो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है, 6 और 1 7। इधर देखो 3 2 जा 6 और 1 7, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, बाकी सारी चीजें बैलेंस है। NO3 2 टाइम्स, NO3 2 टाइम्स, देख लो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन, बाकी अपन ने चेक कर ही लिया। तो ये अपनी अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, HCl की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं CuO के साथ में। HCl की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा रहे हैं, CuO के साथ में, ठीक है। जो एक कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर धातु, धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के। तो इसकी जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा लवण, जो कि CuCl2 और साथ में H2O। बैलेंसिंग करेंगे, इधर क्लोरीन 1, इधर क्लोरीन 2, तो आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन के नंबर इधर 2, इधर ऑक्सीजन 1, इधर भी ऑक्सीजन 1, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। 2HCl CuO के साथ क्रिया करके CuCl2 और साथ में H2O फॉर्म करता है। तो देखो ये अम्ल है, ये दोनों क्या है, अम्ल है, ये दोनों क्या है, धातु के ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो ये लवण और ये हमारे जल। अगली रिएक्शन जो कि लास्ट रिएक्शन है, फिर अपन इस लेक्चर को एंड करेंगे। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। क्षारक NaOH ले लिया मैंने, क्षारक क्या ले लिया, NaOH। उसकी अभिक्रिया किससे करवा रहा हूँ, CO2 के साथ में। CO2 क्या है अपना, अधातु का ऑक्साइड है। और अधातु का ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, आप लोगों को याद होगा जब मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो आपको 2 बातें बोली थी। मैंने कहा अधातु के ऑक्साइड में आगे कौन सा शब्द आ रहा है, मतलब ये किस प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मतलब इन दोनों की प्रकृति कैसी है, क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय। अभी ऊपर भी बताया था मैंने, CO2 किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। CuO और CaO किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो ये Na2CO3 क्या बना, लवण बना, और साथ में क्या बना, जल बना, मतलब H2O बना, ठीक है। Na2CO3 प्लस H2, इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे देखो सोडियम कितने हैं, 2, तो आगे क्या लगा दूंगा, 2। कार्बन एक, ऑक्सीजन काउंट कर लो, 2 और 2 4, इधर ऑक्सीजन 3 और 1 4। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 2, इधर भी हाइड्रोजन 2। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो देखो ये क्षार और CO2 किस प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का। CO2 किस प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का, क्योंकि CO2 अधातु है, CO2 अधातु का ऑक्साइड है और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो क्या बना दिया इन्होंने, लवण, और साथ में क्या बनाया, जल। तो एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया ही तो है। इधर देखो ये कौन है, अम्ल, और ये CuO धातु का ऑक्साइड है। धातु का ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। तो क्या बना, लवण, और साथ में क्या निकला, जल। तो ये अभिक्रिया आज अपन ने पढ़ी थी। अब आपको एक काम करना है, जो सुन लो जल्दी से, आपको अगली क्लास में, ठीक है, इसको नोट भी कर लेना, जो वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हो। अगली क्लास में आपको ये सारी रिएक्शंस पढ़ के आनी है। कमेंट करके बताना है किस रिएक्शन में आपको डाउट है। वैसे डाउट नहीं होगा, मैं शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूंगा। एक बार के वापस सारी रिएक्शन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट के अंदर। तो आप लोगों का पहला काम है, आपको ये पूरा वीडियो देख के आना है, अच्छे से पढ़ के आना है। जो चीज़ें आप लोगों ने नोट करी उसको अच्छे से पढ़ के आना है। अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर, जो मैंने व्हाट्सअप नंबर लिखे थे पहले, अभी फिर से लिख देता हूँ, इन पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। आपका नाम और आपकी क्लास का नाम 8302898893। इन नंबर पर मैसेज करो तो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। एक और बात, कमेंट में बताना आपको कौन सा पार्ट पसंद आया, किस पार्ट में डाउट है। किसी पार्ट में डाउट है तब भी बता सकते हो। किस पार्ट पे आपको वीडियो चाहिए, नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे।
तब तक के लिए आपको चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करके रखना है, जो भी वीडियोस आते हैं प्रॉपर देखने हैं। जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है उनका पहला काम है फर्स्ट चैप्टर जाके पढ़ना, तब उसको अगला चैप्टर ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आपको पढ़ के आना है। ओके बाय।